तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ द टॉपिक, अभी अपना सिलेबस जो है वो मसा पूरा पूरा ही चल रहे हैं, ये मान के चलो। ठीक है, 3-4 दिन तक, जब तक कोई पीवाईक्यू तक नहीं पहुंचते हम जेई जुई के, कॉमन चीजें हैं बोर्ड लेवल के हिसाब से मान के चलो। ठीक है, विच क्वेश्चन तक है हर तरह से आ ही जाएंगे, पर बोर्ड लेवल ही मान के चलो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, बेटा फ्लक्स क्या होती है वो बाद में बताते हैं। सबसे पहली हेडिंग ही क्या डाल लो, कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। किसका कंसेप्ट जी? एरिया वेक्टर। बेटा आज तक आप एरिया को क्या मानते रहे? स्केलर। लेकिन बेटा एरिया को अब से क्या मानना है? वेक्टर क्वांटिटी मानना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अभी तक एरिया को क्या मानते रहे हम? स्केलर। लेकिन अब से एरिया को क्या मानना है हमने? वेक्टर क्वांटिटी मानना है। ठीक है, अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ के साथ क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। जैसे मान लो एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, अब ये तो सिर्फ इसका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। इसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब वेक्टर बोल ही दिया तो डायरेक्शन होनी चाहिए ना। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं बेटा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के क्या लेनी है हमेशा? नॉर्मल। और नॉर्मल कैसा लेना है? आउटवर्ड, बाहर को जाता हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एरिया है, ये पड़ा हुआ, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन किधर लेनी है बेटा? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया किधर जाएगा? सरफेस के नॉर्मल। बेटा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर लेते हैं? सरफेस के नॉर्मली। अगर मान लो ये क्यूब बना दिया मैंने, इट इज हैविंग बेटा 6 फेसेस। 6 फेस हैं इसके। उन 6 के 6 फेसेस की डायरेक्शन अलग अलग है। चारों का मैग्नीट्यूड चाहे सेम है, चारों एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन सबकी क्या मानी जाएगी? डिफरेंट मानी जाएगी। इस वाले एरिया की डायरेक्शन ऊपर, इस वाले एरिया की डायरेक्शन इस तरफ। ये जो तुम्हारे सामने वाला फेस है, इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ आ गई। इस वाले की बाहर वाली साइड से लेनी है, इधर चले गई। ये नीचे वाली थी, नीचे चले गई। ये इसकी एक की तुम्हारी तरफ आ गई, एक की पीछे वाले एरिया से पीछे में चलेगी। सिंपल, क्लोज किया मैंने। एरिया की डायरेक्शन किधर लेते हैं? सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, ये जो सामने ये जो टेबल है मान लो, इसकी डायरेक्शन अगर लेनी होगी तो नॉर्मल यानी ऊपर की ओर आ गई। अगर इसका ये फेस है, ये वाला, इसकी डायरेक्शन लेनी हो तो तुम्हारी ये तुम्हारी तरफ आ जाएगी। ठीक है, यदि अपवर्ड चले जाएगी, इस वाले फेस की मेरी तरफ आ जाएगी। क्लोज करूं। एरिया की डायरेक्शन हमेशा कैसे लेते हैं? सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, अगर ये स्फेरिकल है बेटा, स्फेयर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होएगी। देखो, सेंटर से इसके परपेंडिकुलर डालो, ये इस जगह डायरेक्शन इधर है, लेकिन इस सरफेस पे यहां पर डायरेक्शन कुछ इस तरफ। ये सरफेस के क्या रखनी चाहिए? नॉर्मल ही होनी चाहिए। मेरी बात फॉलो कर ली कि नहीं? इस एरिया की डायरेक्शन जहां मर्जी देख, सेम है। इस एरिया की डायरेक्शन जहां मर्जी देख ले, सेम है। इसकी 6 अलग अलग डायरेक्शन है। इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या क्या हो रही है? चेंज हो। हर पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बोलो, क्लियर हो गया? एरिया को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ए, और साथ में क्या लगा देंगे? नॉर्मल। वो अंडरस्टूड है। मैग्नीट्यूड ए, साथ में क्या लगा दिया? नॉर्मल। डन है। ठीक है, इस केस में
तुम एक ही बार में नहीं कह सकते हो, तो हमें इसका एक छोटा सा बेटा क्या लेना पड़ेगा, पोर्शन, छोटा सा पोर्शन, जिसका नाम रख दिया मैंने डीए। अब पूरे को मैं इकट्ठे नहीं लिख सकता, लेकिन छोटे से पोर्शन की डायरेक्शन मान सकता हूं कि ये इधर है, तो इसको लिखूंगा डीए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड इसका डीए है, साथ में क्या है, नॉर्मल। बोलो डन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लास्ट वाला पॉइंट फॉलो किया। अगर तुम्हें क्लियर हो हर जगह एरिया दी डायरेक्शन सेम चल रही है, तो ए ईटा कैप लगा दिया। लेकिन अगर बेटा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चल रही है, तो छोटा सा एरिया लेना पड़ता ना, डीए। तो उस छोटे से एरिया के लिए डायरेक्शन ये है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है। क्लोज करने जा रहा हूं, ठीक है। एक गल और सुन लो, चलो। इस पूरे चैप्टर में एरिया को ए से कम एस से ज्यादा डिनोट किया जाएगा। हाँ, एस फॉर सरफेस एरिया, ठीक है। इस चैप्टर च एरिया नु ए नाल घट एस नाल ज्यादा डिनोट करांगे। एस मींस सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस साथ में नॉर्मल। छोटा एरिया हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएस बेटा साथ में नॉर्मल। चलो जी, इससे ज्यादा बात खींचने की जरूरत नहीं है। एरिया को वेक्टर तुमने मान लिया, ठीक है। 5-7 मिनट की डिस्कशन में हम मान चुके हैं एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्लाइड चेंज करेंगे, कर दें, हो गया इसमें से जो होना था। चलो, एरिया को हमने मान लिया वेक्टर क्वांटिटी है। बीच बीच में कहीं कहीं पर बेटा एक और कंसेप्ट आएगा या आता रहता है, सॉलिड एंगल। ये जो एंगल है सिंपल वाला, जिसको तुम थीटा से नोट करते हो, रेडियन जिसकी क्या होती है, यूनिट होती है, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। दिस इज प्लेन एंगल, ठीक है। अगर ये 3D में बना दूं, ये क्या होता बेटा, कोन होता, कोन। इफ इट इज कोन, तो कोन में बेटा ये जो पूरा एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इस पूरे एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड। देख, इसको तो चाहे यहां से नाप, यहां से नाप, जितों मर्जी नाप, एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ना ना। अगर ये मान ले 60 डिग्री है, तो इधर से मेजरमेंट करेगा, एंगल 60 60 60 60 माना जाएगा। जल्दी बोले, ओके। ऐसे बेटा सॉलिड एंगल यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, इस पूरे कोन का सॉलिड एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पे थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस बोलते थे, याद करो। थीटा इक्वल टू क्या होता था, टू द पॉइंट ही बातें बताऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्लो चलेगा, बिल्कुल प्रोसेस स्लो चलेगा, विच कम भी आ, क्वेश्चन भी आ जाएंगे, पर चलूगा बहुत हौली हौली। अच्छा, पहला ही दिन है इसका। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, क्लियर है, बोला करो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, आर्क लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एंगल क्या है, सेम है। आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बोलो डन, वो एंगल हो गया। यहां पे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, रेडियस बढ़ता जा रहा है, और यहां लेंथ नहीं, ये एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं, जल्दी बोलो, क्लियर कि नहीं। लेंथ नहीं, एरिया बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर एरिया और रेडियस का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बेटा रेडियस की बजाय मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स जैसे तुम लोगों ने रट्टा मार रखा है, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, यानी एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, वैसी सॉलिड एंगल ओमेगा से नोट करते हैं इसको। सॉलिड एंगल को आमतौर पे किससे नोट करते हैं, ओमेगा से। इट इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय
रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, काम आएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन नॉर्मल होती है, मतलब यहां पे एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है। अब ये चीजें क्यों बताई, एरिया वेक्टर सॉलिड एंगल, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा किसका कंसेप्ट, फ्लक्स का। फ्लक्स से पहले लगता हुआ टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, एंगल तो जिसमें मर्जी हो सकता है, डिग्री में भी तो ले सकता है, रेडियन में भी ले सकता है, लेकिन अगर तुझे ये फार्मूला लगाना है तो रेडियन में लगाना पड़ता है, क्योंकि ये एसआई में लोगे ना आप, लेंथ रेडियस, तो ये रेडियन में आएगा। बोलो डन। ऐसी इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। ओके, अब अगली बात, अब हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। गॉस लॉ अभी थोड़ी देर में आएगा, काफी देर में आएगा, आधे घंटे बाद आएगा। अभी हम जो आपका मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी लिखना मत, लिखवाता हूं बाद में हुए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है बेटा, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, मैं ये लिखवाऊंगा अभी 2-4 मिनट बाद, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं गिवन एरिया में से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चाहिए ही था, तो मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, लिखवाता हूं, रुक जो 2 मिनट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब सॉलिड एंगल का कंसेप्ट हम क्यों लेकर आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कंसेप्ट बस सॉलिड एंगल से भी रिलेट किया जा सकता है। मान लिया पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलनी थी, जल्दी बताओ। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे 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 दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाते हैं, फील्ड वीक होता जाना चाहिए कि नहीं, वीक ही होता जा रहा है, वीक ही होता जा रहा है। अब गिवन एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे 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 मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, फील्ड वीक होता जा रहा है, जल्दी बताओ, एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस एरिया को दोनों को चेक कर लो, क्या दोनों में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम ही पास हो रही है, जितनी एस्टो निकल रही है उतनी एस्टो निकल रही है कि नहीं, जल्दी बोलो, जितनी एक में से पास हो रही है उतनी ही दूसरे में से पास हो रही है ना। तो यहां पे ये समझाया गया है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो एरिया क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ रहे हो कि नहीं, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। सॉलिड एंगल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसमें से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। यहां पे ये बता दिया गया है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है और एरिया के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। जितना का फील्ड डाउन हुआ होगा उसी रेशियो में एरिया बढ़ गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो गया है तो एरिया क्या हो गया होगा, 4 टाइम्स हो गया होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से इतनी ही पास होंगी। ठीक है जी, तो फ्लक्स का कंसेप्ट है, सॉलिड एंगल से भी रिलेट करता है, क्योंकि सॉलिड एंगल सेम रहता है तो फ्लक्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फ्लक्स क्या है, बेसिकली एक सॉलिड एंगल में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, एडिशनल चीजें कराई हैं मैंने। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। 2 बातें, एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट डाला बीच में, मेन क्या कंसेप्ट डाला, एरिया को क्या मानना है हमने, वेक्टर मानना। ठीक है, आराम से करते हुए आगे बढ़ चलेंगे, डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं।
बस अब कंटिन्यूटी में चलेगा अगले 10-12 मिनट के लिए, नोट नोट करते रहना, लिख लेना बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be defined as the number of electric field lines passing through a given area। बस ये डेफिनेशन है इसकी, वो तो वैसे ही बोल दिया, गिवन एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से इसको क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाए। सिंपल टॉपिक है, सिंपल। फाई से इसको क्या किया जाएगा, डिनोट। इट इज अ बेटा वेक्टर क्वांटिटी। फाई से, सॉरी वेक्टर नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 5 से नोट करेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पिछली स्लाइड में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है और एरिया जो है उस पर भी डिपेंड करती है। दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया ज्यादा रख दोगे उतनी फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी, जितना फील्ड ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा पास करेंगे। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? यहां पर फील्ड ज्यादा है लेकिन एरिया कम, तभी उतनी आ रही है ना। सो फ्लक्स 5 से नोट करनी है, कैसी क्वांटिटी जल्दी बताओ, स्केलर। ठीक है, इसका जो फार्मूला है ना बेटा, इट विल बी ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। याद रखिए, फार्मूला इसका ई ए कॉस थीटा है। देखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पिछली डिस्कशन यही कह रही है, फील्ड स्ट्रांग होगा तो फील्ड लाइन क्लोज होएंगी, जिन्नियां क्लोज होंगियां गिवन एरिया च उन्ना ज्यादा पास करनगियां। जल्दी बोलो, समझ गए? ये बनाना मत, वैसे ही बता रहा हूं भाई। फील्ड क्लोज होगा, जैसे ये फील्ड वीक है तो इसमें से कितनी पास कर रही है, 4। फील्ड स्ट्रांग होता तो एरिया तुमने वही रखा, इसमें से कितनी पास कर रही है, 8 पास कर गई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, फील्ड से। बोला करो ओके कि नहीं? दूसरा केस कि अगर मैंने फील्ड को कांस्टेंट रख दिया, ये एरिया इतना है और ये एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा रखोगे तो भी फ्लक्स ज्यादा आएगी, फील्ड ज्यादा होगा तो भी फ्लक्स क्या ज्यादा आएगी, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। अब पंगा किसका है, थीटा कहां से आ गया? सोच के देखो, अगर तुम्हारा एरिया ऐसे पड़ा होता, तुम्हारी शीट ऐसे पड़ी हुई है, और दूसरा केस शीट ऐसे पड़ी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास कर रही हैं, तुमने बताना है मेरे को, ये शीट ऐसे पड़ी है, ये फील्ड लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इसमें से कितनी क्रॉस हो रही है, 1 2 3 4 हो गई, तो इसकी फ्लक्स तो आ गई। लेकिन ये शीट पड़ी है ऐसे, ये जो फील्ड लाइंस आई इस शीट की क्या निकल गई, पैरेलल निकल गई। समझ गया कि नहीं? क्रॉस करेंगी, चाहे 90 पे करें चाहे एंगल पे, क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉस करते हुए जाएंगी तब कहेंगे कि इसमें से कुछ फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ये पास नहीं कर रही, इसके साइड से ही निकल गई। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? तो इसके थ्रू फ्लक्स है ही नहीं। जो भी फ्लक्स है किसके थ्रू है, इसके थ्रू है। जल्दी बोलो, मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं? ये मान लो ये एरिया, अगर ये ऐसे पड़ा है तो फील्ड लाइन आई क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स आई। ये ऐसे पड़ा हुआ है तो फील्ड लाइन साइड से निकल गई, फ्लक्स क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? इसलिए एंगल की इन्वॉल्वमेंट तो आनी आनी है। एंगल 90 डिग्री लगेगा, सॉरी कॉस थीटा से लगेगा। कॉस ही क्यों लगा, आप इजी से चेक कर लोगे। ई स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी बताया जाए। ई वेक्टर, एरिया
वेक्टर। एरिया की डायरेक्शन किधर लेनी है हमेशा, सरफेस के, बोला करो, नॉर्मल। इस केस को चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या सबको बेटा दिखाई दे रही है? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सबको दिखाई दे रही है, जवाब दिया जाए। और दोनों जा रहे हैं। इस केस में ये ऐसे पड़ा है, नॉर्मल किधर को जा रहा है जज कर सकते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस उधर जा रहा है, फील्ड भी उधर ही जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना बना चेक करो, 0। कॉस 0 क्या होता है? फ्लक्स कैसी आएगी? मैक्सिमम। इसीलिए कॉस लगा। जब 0 आएगा तो क्या आनी चाहिए? मैक्सिमम आनी चाहिए। फॉलो करके बात को। इस केस में ये ऐसे पड़ा है, फील्ड किधर जा रहा है? इस तरफ। एरिया का नॉर्मल किधर है? बाहर की ओर आ गया। समझ गए? नॉर्मल बाहर, फील्ड उधर, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? cos 90 कितना होता है? 0। इसलिए फ्लक्स 0 आ रही है। फार्मूला भी कह रहा है फ्लक्स क्या आ रही है? 0 आ रही है। कॉस से ही बनना है। जल्दी बोलो, क्लियर कि नहीं? मैं इतनी बात ना भी बताऊं, सीधा फार्मूला बताऊं तो भी काम चलता है, लेकिन हमने 5 मिनट डिस्कस कर दिया। यस, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइन नहीं, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, फार्मूला लिख लो, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और यहां पे लिख लो थीटा क्या है बेटा? इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अभी तक मेरे ख्याल से समझ लग गई है? बोलो बोलो, अभी तक तो क्लियर ही है। अभी तो बात ही नहीं की हमने। मैं जानबूझ के थोड़ा खींच के कर रहा हूं, आप जल्दी भी जा सकते सी, आराम नाल कर रहे हैं। अभी तक क्लियर ही है? बोल लिया करो, क्लियर ही ना। जैसे किसी दिन बोला होगा मैंने, आज का लेक्चर कूलम्स लॉ का फर्स्ट डे है और ये आने वाले कई दिनों तक काम आएगा। जस्ट लाइक दैट। अब टॉपिक चेंज हो गया ना बिल्कुल, तो आज का लेक्चर कई दिनों तक अब क्या आना है? काम आना है। फ्लक्स फ्लक्स हो ही जानी है हूं कई दिन तक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा। तो फ्लक्स की छोटी सी बात की हमने। फ्लक्स का फार्मूला दे दिया तुम्हें, ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा? इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज करूं? चेंज कर देना इसको तो। चलो जी, कुल मिलाकर क्या तुम्हें पता लग गया? फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? ई ए कॉस ऑफ थीटा। हाँ या ना में जवाब दे दो। यहां तक क्लियर है? ई ए कॉस ऑफ थीटा। ई वेक्टर, ये भी वेक्टर, थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल। तो क्या इसको आप ई डॉट ए लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में? भाई ए बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी, ई ए कॉस थीटा मतलब ई डॉट ए बन गया। जवाब दिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है ये? ओके जी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? इट इज ए स्केलर। वो पहले ही अपने बात हो गई थी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लिखो, जरूरी चीजें। मैंने पहले बताया तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड को कई जगह पर वोल्ट पर मीटर भी पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट है। तो अगर इसको मैं वोल्ट मीटर पर मीटर करता है, ये मीटर स्क्वायर है, तो बेटा आंसर आ गया वोल्ट मीटर। इस वक्त जो बोर्ड पर है वो हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या 4 गल्ला यूनिट फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये आती रहती है। डायमेंशन इनकी आती रहती है। ठीक है? यूनिट कई बार ये आता है, वोल्ट मीटर इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। अब उसमें ऑप्शन नहीं होंगे, तुम्हें पता होना चाहिए वोल्ट मीटर किसकी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ओके, फ्लक्स स्केलर है बेटा, लेकिन ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। वर्क डन स्केलर है,
लेकिन वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, लेकिन उसका साइन तो होता ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे टाइम है, टाइम स्केलर है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव रहता है। मास स्केलर है, वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन कुछ स्केलर क्वांटिटी साइन होता है उनका, जैसे इसका भी साइन होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बढ़ाऊं बात को, आगे बढ़ाएं। बोले तो करो, कुछ तो बोलो। गुरशम गुरशमशीर सॉरी, आज का टॉपिक जिन्ना कराया वो क्लियर है। इसका अभी पिछले से, अभी फिलहाल पुराने टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तभी तेरे को बोल दिया आज से तू आ सकती है। ओके जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई डॉट ए लिखा हुआ पाओगे, कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई डॉट एस भी लिखा हुआ पाओगे। एस फोर, जल्दी बोलो, एस फोर सरफेस एरिया। ठीक है। अगर बेटा मान ले ये केस है, ठीक है, ये एक क्लोज्ड फिगर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मान ले, ऐसे शो कर रखा है। अब इसमें ना हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल पलटेगा। हाँ जी, चला देते हैं, जिसको ठंड लगेगी बोल देना एसी बंद कर दो। ठीक है। उधर वाली दो सीटें खाली पड़ी हैं, इधर ज्यादा डायरेक्ट हवा पड़ती है, अगर किसी को ज्यादा ठंड लगे तो पहले पहले उधर जाना, फिर उधर भी ठंड लगे फिर बोलना कि फिर मैं बंद कर दूंगा। चलो इधर ध्यान, इधर ध्यान। इस वक्त इस एरिया में बेटा, अब तेज करूंगा बेटा, ध्यान एक तरफ रखना। इस वक्त इसमें अगर मैं टॉप पे हूं तो टॉप पे नॉर्मल किधर जा रहा है, ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। अगर बेटा मैं इस जगह पे आ गया तो यहां बेटा नॉर्मल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। अगर इस जगह पे चले जाओ तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये किसकी हो गई, नॉर्मल की। अगर इस जगह पे चले जाओ तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बना लो जल्दी जल्दी, मिटा देना मैं 180। अगर यहां पे छोटा सा एरिया लो तो ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना बोला क्लियर कि नहीं। अब मैं ये बस इतना बस दिखाना चाहता हूं यहां पर कि भाई इत्थे तुसी पूरा एरिया एक बार च ला ही नहीं सकते। हर जगह पर जैसी डायरेक्शन चेंज करते हो, थीटा में चेंज आ रहा है, फ्लक्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। बोलो पॉइंट फॉलो किया कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप टोटल फ्लक्स लिख ही नहीं सकते, आपको एक छोटी सी फ्लक्स लेनी पड़ेगी ई, और उसको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो कांस्टेंट ही है, एरिया छोटा सा ही लेना पड़ेगा। जल्दी बोले बेटा, क्लियर कि नहीं। हाँ कुछ तो बोलिया करो कि छोटी सी फ्लक्स ई डॉट डी एस, इस छोटे से एरिया के दौरान कम से कम तुम अपना एंगल कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है। अगर मुझे कुल मिलाकर फ्लक्स निकालनी हो तो इसको सिचुएशन के हिसाब से बेटा क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। बातों बातों में जो चीजें यूज होनी है वो हमने लानी शुरू कर दी बोर्ड के ऊपर। ये डायग्राम और भी कई चीजें शो कर गया। फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि बेटा जी फ्लक्स के फार्मूले में ई ए कॉस थीटा है। ठीक है। थीटा की वैल्यू जब तक 90 से कम चलेगी फ्लक्स पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। जहां थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा चलेगी फ्लक्स क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। जैसे इस रीजन में फ्लक्स क्या रहेगी, पॉजिटिव, इस रीजन में भी फ्लक्स क्या रहेगी, पॉजिटिव। यहां पे टॉप पे तो फ्लक्स जीरो ही हो जानी है क्योंकि कॉस 90 बन जाना है। यहां पे बेटा क्या रहेगी, नेगेटिव। यहां पे तो 180 के कारण बिल्कुल ही क्या रहेगी, नेगेटिव। फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देख गया जी। यार बोल लिया करो, हाँ ऐसे कुछ ना कुछ तो बोला करो।
हाँ जी बेटा 180 बना ना, जहां पे एंगल देख ई ए कॉस थीटा है ना, ये ई है, ये जो भी एरिया की वैल्यू रहेगी ds, लेकिन जो तो थीटा पाएंगे तेनों यही पाना पड़ेगा ना, ये 90 से बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें एक और बात सुन लेना मेरी, फ्लक्स का साइन पॉजिटिव नेगेटिव ये तो क्लियर हो गया, हो सकता है अगर कभी भी किसी क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हुई नजर आए, एंटर करती हुई, तो आपने उसको नेगेटिव साइन देना है, बाहर निकलती नजर आए तो आपने उसको क्या देना है, पॉजिटिव साइन देना है। आप इससे जितने भी आगे वाले पॉइंट है चेक कर लो, इससे जितने भी आगे वाले पॉइंट है वहां पे फील्ड लाइन बाहर ही निकलती हुई नजर आ रही है, और इससे पीछे वाले जितने भी पॉइंट है फील्ड लाइंस एंटर करती हुई ही नजर आ रही। ठीक है, तो आप ये भी कहीं पे मेंशन कर सकते हो, अगर फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, तो उसको नेगेटिव फ्लक्स देना है, अगर वो सरफेस को लीव कर रही है बेटा तो उसको क्या देना है आपने, पॉजिटिव फ्लक्स नाम देना। ठीक हो गया जी, पूछने वाली बात खैर ज्यादा है ही नहीं। हाँ जी टाइम लेती रहे, हमें क्या उससे मतलब है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड्स विद स्पीड ऑफ लाइट, टाइम का यहां कोई कंसेप्ट नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद स्पीड ऑफ लाइट। मम्मा कॉलिंग, ये कौन है भाई, किसका फोन है, फोटो किसकी है, तेरी है, अच्छा मैंने तो काटा था ये तो चल गया था। बेटा ये बंद कैसे होता है, ऐसे हो जाएगा तोड़ के, नहीं दोबारा नहीं बजना चाहिए था, इसको दे दे, इसका गला घोंट के रख जल्दी। चलो पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और पॉजिटिव नेगेटिव का पता लग गया। चलो व्हाट इज फ्लक्स, डेफिनेशन क्या बनी इसकी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, किससे नोट करना है इसको, पाई से। बेटा इधर ध्यान, जल्दी कर दे, इधर ध्यान, पाई से नोट करना है, पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी है, ई ए कॉस थीटा इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ओके जी, अगली बात पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन मेन ही है। ठीक है, नंबरिंग जहां पे बेटा, बेटा इधर ध्यान, देखो गड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो गड़बड़ हो जानी है, काम चल रहा है, मैं जानबूझ के धीरे चला रहा हूं, नया टॉपिक है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, पीडीएफ मैंने भेज दी है पूरा, चाहे लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना हो ना लिखो, पीडीएफ सवेरे भेज दी मैं 4 बजे। तो एग्जाम्पल 45, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ 20 मीटर स्क्वायर। देख इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही वेक्टर फॉर्म में दे दिया, एरिया कितना दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, और साथ में क्लियर किया हुआ है एरिया लाइज इन वाई जेड प्लेन। अब कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए तुम लोगों की, अब काम आ गया। ओके, वाई जेड प्लेन में। ओके जी, एरिया 20 है, मुझे इसकी क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। वाई जेड प्लेन का एरिया है, ये है एक्स बेटा, ये है वाई है, ये क्या है जेड, कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, तो डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, आई कैप होगी कि नहीं, चेक करो। सरफेस की हमेशा क्या होती है, नॉर्मल। प्लेन कौन सा, ओ एहो जे कुछ नहीं आने, दिमाग तो अपने लाना है। तो उसने बोला ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ एरिया, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, लेकिन बोलता वाई जेड प्लेन। अब मैंने देखा वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में क्या आएगा, आई कैप। ठीक है, तो सिंपल सी स्टोरी, तुम्हें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट ए बेटा, ई कितने 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, एरिया वेक्टर बेटा 20, साथ में क्या आएगा
आई कैप, आई से आई वाले क्या होने हैं, बस मल्टीप्लाई होने, डॉट प्रोडक्ट करना आता ही होगा तुम्हें। 6 2 कितना आ गया 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जवाब दो जल्दी, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, हुन देखो एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हुन क्वेश्चन आ गए भाई, और पहले टॉपिक था, टॉपिक भी जरूरी था। ये डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन हाँ या ना में जवाब दे दो, हो गया सबसे कि नहीं? क्लियर है, सबको क्लियर है? ओके, तो फ्लक्स ई डॉट ए है, पहला क्वेश्चन है, सैंपलिंग के साथ है, जिससे नंबर नहीं पढ़ा मैं नहीं पढ़ रहा, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, आसानी से इसलिए हो गया, टाइम लगा दिया था हमने। ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट पहले से आता था। चले आगे बढ़ चले, आगे गए, 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन लिखने की लोड नहीं है, मैं पीडीएफ भेजती हुई है, अपना बाद से देख लो, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका आंसर यहाँ गलत दे रखा है, निकालेंगे इसको, जितना पढ़ सकते पढ़ लो, कराऊंगा मैं ही, हले जितना पढ़ सकते पढ़ लो, कराऊंगा मैं ही, जितना का समझ लगता है उतना समझने की कोशिश करो। रेक्टेंगुलर सरफेस है, कैसा है बेटा रेक्टेंगुलर, 10 एंड 15, तो एरिया कितना हो गया 10 इंटू 15 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बेटा 150 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलो एरिया तो देता, ठीक है। प्लेस इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया मैग्नीट्यूड में 25 वोल्ट पर मीटर, बोले ओके। सच दैट, अब अगली बात ध्यान से सुननी है बस, सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस मेक एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साफ साफ ही तो दे दिया। अगर मुझे फ्लक्स निकालनी हो तो फार्मूला इसका क्या है, ई ए कॉस थीटा है, उसने बेटा ई का मैग्नीट्यूड क्लियरली दिया, समझो बात को, ए का मैग्नीट्यूड भी क्लियरली दे दिया, और क्वेश्चन में बोल के बोल दिया नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री, और हमारे फार्मूले में ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, सरफेस के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का तो एंगल है। जल्दी बोलो, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में थीटा भी डायरेक्टली दे दिया यार, तो आपको ई की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहां पर 25 पुट करनी है, ए की जगह क्या पुट करना है 150, यूनिट का ध्यान रखना था 10⁻⁴, और यहां पे क्या लगा देना है 1/2, जो भी आएगा आंसर 10 टू पावर माइनस, हाँ 150 है ना, -3 कर दे, 150 था तो क्या हो गया -3। बेटा अभी भी फिर से भी बात, कॉपी में जो नंबरिंग के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन यहीं से करनी है, फ्लक्स पढ़ के ये करके ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। हाँ या ना में जवाब दो, क्लियर है? बोलिया करो बोलिया करो, थोड़ा जा आवाज बूझ दे दिया करो पीछे। ये क्वेश्चन क्लियर है, हो जाएगा, कॉपी में आ गया आपके। हाँ इतना बड़ा अगर नहीं लिख पाए शॉर्ट में लिख लिया करो, ठीक है, इस शॉर्ट में लिख लिया करो। पीडीएफ इसलिए भेज दी, पूरा क्वेश्चन जाके ना बच्चे मंगो, तो पूरा क्वेश्चन करने की लिखने की चलो नहीं जरूरत मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें लैंग्वेज थोड़ी होती है, और लिख लिया, लेकिन हाँ इतना है कि कॉपी में जरूर आने चाहिए। चेंज कर दें, निकाल लेना आंसर, निकाल लेना, इसका आंसर यहाँ था नहीं, वो था मतलब गलत देता हुआ सीगा, तो मैं चेंज करता। ओके, अभी तक जितने भी बच्चे बैठे क्लास च प्रॉपर मैचिंग के साथ सबको समझ में लग रहा है, ठीक है, अभी तक सारी चीजें क्लियर ही हैं। चलो फ्लक्स हमें पता लग गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपने आप ही कर दो, ये अपने आप कर दो, ये अपने आप हो सकता है, ये अपने आप कर दो, अपने आप हो सकता है, कर लो ट्राई। करने हैं बेटा, कॉपी में आने चाहिए क्वेश्चन सारे, ठीक है, नंबर वाइज नंबर डाल के रखो, कॉपी में आने चाहिए, ये अपने आप कर दो, अपने आप हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ई नॉट बाद में चल पुट कर देंगे। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस, एरिया भी दे रखा है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन मतलब ये एरिया कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, आई कैप जाएगा, समझ लग गया, आई कैप ही जाएगा। देयरफॉर बेटा फ्लक्स निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई इंटू ए, ई डॉट ए, ई कितना है भाई 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट बेटा जी जे कैप, साथ में एरिया 0.2 वाई जेड प्लेन के पैरेलल पड़ा हुआ है, पैरेलल टू वाई जेड, तो आई आना चाहिए 0.2 आई कैप। जवाब दिया जाए, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, जो भी है बेटा आ जाएगा, है ना। आई से आई वाले करने तो 3/5 है इंटू 0.2 आ गया, साथ में ई नोट लगना था, ओके। इट विल बी 3/5 इंटू 0.2 इंटू ई नोट की वैल्यू वो क्वेश्चन में दे रखी है कहीं पे 2 इंटू 10⁻3। ऐसे कर रहे हो, क्या आंसर निकाल दिया 28 इंटू 10⁻8। बोलो कुछ, 280 आंसर आ गया। चलो कितना आ गया 240, 240 आ रहा है, चेक करो 240 आएगा, ठीक है 240 आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके जी, प्रोसेस फ्लो चल रहे हैं कि ठीक है, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलिया करो, कोई किसी गलत तो जवाब दिया करो, हाँ कुछ तो बोला कर, सक्षम तू समझा इनको कुछ। तूने आज सुबह सुबह भी लगाया कुछ, मैंने सवेरे वाला नहीं देखा, है ना। शाम वाला क्या था, कुछ और थी, बता तो दिया कर क्या था। डरिया कर, कहना आजकल लोग की हंस के मिलते मैनू, सच्ची मैं तो डर जाना। रुक जा यार, ये एसी की पड़ी है। ये क्या यार, एसी बंद कर दो चला दो, बंद कर दो चला दो, तो जैकटा पा के आया करो, की कर दो। वो यार मैनू करना नहीं आता स्विंग स्विंग, रुक जा यार, कर दे जल्दी। ओके, इस क्वेश्चन में देखना, ऊपर नु कर दे यार, ये खंभ जे, दो बार और दबाएगा फिर वापस भी तो आएगा, थोड़ा जा और कर, चलो ठीक है, बैठ जा, वो स्विंग करूंगा यार, जो घर में लगे। चलो बेटा इस क्वेश्चन पे आओ, 48। ओ भाई इससे पहले तक जो बोला एन क्लियर है, इस क्वेश्चन पे यार ध्यान से सुनना, मैं समझाऊंगा ये पूरा क्वेश्चन, देख लो। ये स्क्वायर प्लेट है बेटा, ये ना आगे बड़ा काम आएगा पॉइंट, स्क्वायर प्लेट है, प्लेट, इसके कोने पे अगर चार्ज रख दो, उसने बोला स्क्वायर के थ्रू क्या निकालनी है, फ्लक्स निकालनी है, ठीक है। अब बेटा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पॉइंट चार्ज है, बता ऐसे ही जाना है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, आपने मेरे को जवाब देना है। ये जो 4 फील्ड लाइंस मैंने 5 शो कर दी, इनमें से क्या कोई फील्ड लाइन इस स्क्वायर को क्रॉस करते हुए जा रही है कि सारी ग्रेज ही करते हुए जा रही है, ग्रेज करते हुए जा रही है, कट तो एक भी नहीं कर पाई, सारी ये साइड तो निकल गई, ठीक है। ये जो स्क्वायर शीट है, शीट मतलब इसकी थिकनेस नहीं ले सकते, नेग्लिजिबली स्मॉल है, थिकनेस ले नहीं सकते। अब इससे जो पिछली वाली फील्ड लाइन बनेगी, रेडियल आउट, इसने तो चारों तरफ बनानी है, वो पिछले वाले को क्या करेंगी, ग्रेज करते हुए जाएंगी, और बाकी तो एक ग्रेज करते हुए चली गई, अगली फील्ड लाइन ऐसे आ जानी है, अगली ऐसे आ जानी है, मतलब इनू क्रॉस एक भी नहीं करते हुए जानी। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं किया,
अगर इस कोने पर चार्ज रख दिया, एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दिख रही है, अगली ऐ जाएगी, ऐ जाएगी, आएगी, ये वाली वैसी नहीं क्रॉस कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये ग्रेज करके जा रही है, ये भी नहीं कर रही, और पिछले वाली जो है वो नीचे निकल जाएगी, इसके एक भी नहीं करेगी। अगर इसको कोने पे रख दिया तो एक ने भी इसको ग्रेज नहीं करना। आगे ये बहुत जगह यूज होना है कंसेप्ट। इसकी फ्लक्स कितनी आनी है? 0 आनी है। मैंने इसको एग्जाम्पल में डाल दिया, आप बस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर बना के कोना बना के ग्रेज करते शो कर दो इसके थ्रू फ्लक्स कितनी है, 0। फ्लक्स थ्रू स्क्वायर शीट कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर शीट विल बी इक्वल टू 0। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नवे नवे बढ़िया वाले कंसेप्ट आते जाएंगे। हुण कम दिया गल्लां ज्यादा आनी है। क्या बेटा? नहीं, अगर सेंटर पे रखेगा तो आएगी कुछ ना कुछ फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड। ये फील्ड लाइन ऐसे आ रही है ना, अब ये तो इसका पिछले यहां से आगे को जा रही है तो पीछे से मानना पड़ेगा आ रही है, तो फिर आएगी कोने पे पड़ा हुआ एज पे, उसकी फ्लक्स नहीं आनी बेटा। इस व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। इसमें से बेटा एक भी फील्ड लाइन पास नहीं कर पाएगी। ये कोने पे रखा हुआ है, ठीक है, ये मान ले कोने पे रखा हुआ है ना, तो ये फील्ड लाइन इसके ग्रेज कर गई, ये तो वैसे ही नहीं मानी जाएगी। अगली फ्लक्स फील्ड लाइन ये जा रही है, ये भी कोने से निकल के बाहर ही निकल गई, और जो पिछली वाली है वो नीचे को निकल गई। क्रॉस इसको एक भी नहीं करेंगे, याद रखिए गल। मेटल की तो वैसे ही 0 होती है, ठीक है। ये जो है पेनेट्रेट करने वाली तो बात ही नहीं है बेटा। इसकी थिकनेस तो हमने क्या कर दी? ली ही नहीं है, थिकनेस तो ली ही नहीं है। मेटल पे तो वैसे ही नहीं, उसके अंदर से तो जा ही नहीं सकती, ठीक है। मेटल का तो सॉलिड भी तो लेगी ना, तो भी इसके अंदर हम फ्लक्स कहेंगे क्या है? 0 है, ठीक है। ये नॉन मेटल का अगर सॉलिड होता तो इसकी फ्लक्स आती, अभी इसकी फ्लक्स क्या है? बिल्कुल 0 है। जल्दी बोलो, पॉइंट बना लिया आप लोगों ने? पॉइंट है एक तरह का, आपका क्वेश्चन दे फॉर्म च पाता, एक तरह का पॉइंट है। कोने पे पड़ी हो तो फ्लक्स कितनी लेनी है? 0। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये मान ले क्या है? एक डिस्क। एक डिस्क किस में पड़ी हुई है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है। डिस्क किस में पड़ी हुई है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मुझे इसकी फ्लक्स चाहिए हो मान ले, तो क्या आएगा? ई ए कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई, एरिया की जगह ए, सारा फील्ड यूनिफॉर्म है, डिस्क प्लेन है, तो हर जगह एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? और जवाब तो दे दो। हर जगह एंगल क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। और अगर इसका रेडियस ए दे रखा है तो इसके थ्रू फ्लक्स कितनी होगी? ई इंटू पाई आर। तेज कर रहा हूं काम, ध्यान इधर रखियो हूं, ठीक है। मैंने स्लो किया तो आपका ध्यान इधर उधर भी जा रहा है, हूं ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब काम तेज कर दूंगा। मामला क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, ठीक है। तो एक डिस्क है, स्क्वायर होता तो ई इंटू स्क्वायर का एरिया आ जाता, जितना मर्जी ला लो, एरिया तो साफ ही है। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये कर्व्ड सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है, रेडियस आर है, लेकिन ये ओपन है। ओपन हेडिंग क्या डाल रखी है मैंने? ओपन सरफेस, हॉलो, और साइड ओपन है, ठीक है। हॉलो ऐसे भी हो सकता है बेटा, ये क्लोज्ड है। हॉलो ऐसे भी हो सकता है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये अगर यहां से मुंह खुला हुआ है तो ओपन है, बंद कर दिया तो हॉलो अभी भी है, लेकिन ये क्लोज्ड है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? हॉलो नहीं करना है, बस ओपन सरफेस है, बस कर्व्ड है, ऐसा है नहीं थे। ध्यान से सुनना, जल्दी से पॉइंट खत्म करना है मुझे। पॉइंट पॉइंट है बस। मुझे अब इसकी फ्लक्स चाहिए, लेकिन ये तो कर्व्ड सरफेस है। ये तो क्या है? कर्व्ड सरफेस है।
अब कर्व सरफेस है तो इसकी फ्लक्स अलग अलग जगह पे एंगल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, पंगा पड़ गया। लेकिन नहीं, इस केस में बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ध्यान से सुन, अगर ये सिर्फ डिस्क होती, सिर्फ डिस्क होती, सिर्फ डिस्क होती, ये ना होता, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितनी थी, इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये डिस्क है नहीं, कर्व्ड है। लेकिन लॉजिक क्या कह रहा है, जितनी फील्ड लाइंस, इसका मुंह तो सर्कुलर है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी ही दूसरी साइड से बाहर निकल रही होंगी ना। तो तुम इसकी डायरेक्ट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन इसकी कितनी थी, ए इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस कर्व्ड की भी कितनी आ गई, ए इंटू पाई आर स्क्वायर। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? नहीं बेटा, यही तो लॉजिक समझा रहा हूं। ये अकेली डिस्क की कितनी है, ए इंटू पाई आर स्क्वायर। ए तो सर्कुलर दिता ही होया, अगे कर्व्ड करता अंकली ने। आप ए लॉजिक लाता निकाल तो सकते नहीं, लेकिन ये चेक कर सकते हैं, ये सर्कुलर है, सर्कुलर में से जितनी एंटर करेंगी उतनी ही अब वहां से बाहर निकलेंगी। इसलिए लॉजिक से गया है, इसकी फ्लक्स कितनी आएगी, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर ये क्लोज होता, क्लोज, तो दोनों की अलग अलग मांगी होती। सर्कुलर की फ्लक्स ई पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड की फ्लक्स ई इंटू पाई आर स्क्वायर। नेट मांगी होती तो नेट जीरो। ये इनवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स कैसी लेते हैं, नेगेटिव। और इसकी कैसी है, आउटवर्ड फ्लक्स है, वो कैसी लेते हैं, पॉजिटिव। तो इस क्लोज्ड सरफेस की नेट फ्लक्स कितनी आ जाती, जीरो आ जाती। ठीक है, अगर अकेली डिस्क होती तो नेट फ्लक्स कितनी थी, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अकेला कर्व्ड सरफेस है तो नेट फ्लक्स कितनी है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ज्यादा मत सोचो, याद कर लो। मैंने खैर 2 बार 3 बार 4 बार बोल के समझा दिया। नेट बेटा, अगर ये क्लोज होता, क्लोज, तो अभी सरफेस है ना, तो उसकी भी फ्लक्स काउंटिंग में आती, लेकिन वो इनवर्ड आती। जरा दूसरा बड़ा सरफेस है, उसकी भी फ्लक्स काउंटिंग में आती, वो आउटवर्ड जा रही है। आउटवर्ड वाली को पॉजिटिव फ्लक्स मानते हैं, इनवर्ड वाली को नेगेटिव। जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी दूसरे सरफेस से क्या निकल गई, बाहर निकल गई। तो नेट फ्लक्स क्या मानी जाएगी, जीरो मानी। ठीक है, अभी मैंने क्लोज नहीं किया, मेरी हेडिंग क्या लगी हुई है, ओपन लगी हुई है। तो इसकी फ्लक्स भी क्या आएगी, ए इंटू पाई आर स्क्वायर ही आएगी। ठीक है जी। अकेली डिस्क होती तो इसकी फ्लक्स कितनी है, जवाब दो जल्दी, अगर रेडियस आर है, ई पाई आर स्क्वायर। सिर्फ कर्व्ड सरफेस होता तो इसकी कितनी है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर दूसरी साइड वाला इरेगुलर भी होता तो निकाल तो इसी से रही हो ना, ई इंटू पाई आर स्क्वायर ही हो। ठीक है, इसमें तीनों केसेस में जो फ्लक्स कितनी आनी है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर ही आनी। ठीक है, फिर वही बात, टॉपिक उतना ही होता है, काम ज्यादा होता है। अगर हम टॉपिक करके आगे बढ़ जाएं तो टॉपिक 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 कवर अप हो ही जाएंगे, कहने को हो जाएगा हम इस टॉपिक पे पहुंच गए। अगर हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, काम पूरा ही करना है, फिर देखो अपने टॉपिक स्लो चलेंगे। ठीक है, हाँ इतना है कि जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं चलाता रहूंगा, लेकिन अपने टॉपिक यहीं चलने हैं, इसी स्पीड पे। चेंज कर रहा हूं जिसको, कर दे चेंज। ओके, क्या बेटा, नहीं नहीं हाले तो शुरू है बेटा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। चलो, अब आती है बेटा अगली बात। अगर सरफेसेस क्या हो, क्लोज, अगर सरफेस कैसे हो, क्लोज। इससे पहले तक सब क्लियर है, ओ भाई इससे पहले तक सब क्लियर है। चलो हुण मेरी सुनो गल ध्यान नाल। मैंने अभी तक थोड़ा सा ना तुम्हें रिलैक्स रखा, आपस में थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स हो गए तुम लोग। अब बिल्कुल रिलैक्स नहीं है काम। ठीक है, इधर ध्यान होना चाहिए, अब जो बोलेगा एक दूसरे से डांट पड़ेगी उसको। ठीक है जी, अगली बात आ गई क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेसेस की फ्लक्स निकालने के लिए हम अब नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे। हेडिंग डाल लो, गॉस लॉ। ठीक है, क्लोज सरफेसेस की फ्लक्स निकालने के लिए
पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, गॉस लॉ पढ़ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई गॉस लॉ। हेडिंग आज की क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बेटा आप बीच में नहीं बोलना, ठीक है, अब सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए। गॉस लॉ बेटा, स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस ने ना और भी जगह पे लॉ दिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface enclosing some net charge. According to Gauss law, the net electric flux through a closed surface enclosing some net charge is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. नोट करो, समझा दूंगा। According to Gauss law, net electric flux through a closed surface. बेटा गॉस लॉ के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, एनी शेप बट क्लोज, खुला नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली बार नहीं बोला था कि वो जो कर्व्ड है उसके साइड पे डिस्क अगर बंद होती तो क्लोज होता। ठीक है, तो नेट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग सम नेट चार्ज। ये हाँ बेटा हाँ, क्लोज्ड सरफेस हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, समझ मेरी बात को। जब एक साइड ओपन है, एक साइड जब क्या है ओपन है, तो उसको हम हॉलो वर्ड नहीं यूज करेंगे बस, क्योंकि ए सिर्फ की है, सरफेस है मेरे को। मेरी गल फॉलो की थी कि नहीं जी, तो बंद कर देंगी फिर आप शब्द इस्तेमाल करना सी, हुण हॉलो है। ठीक है, हुण ये पूरी वॉल्यूम बन गया ना, अभी मेरे पास सिर्फ सरफेस। हाँ बाकी तेरी बात सही है कि वो हॉलो ही थी। ठीक है, ओके वापिस आ जाओ। ये कैसा सरफेस है, क्लोज्ड है, इसमें कुछ चार्ज है, मे भी सिंगल चार्ज हो, मे भी दो हो, मे भी सारे पॉजिटिव हो, मे भी सारे नेगेटिव हो, मे भी कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो। मुझे किससे मतलब है, नेट चार्ज से मतलब है। तो कहता है क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग सम नेट चार्ज, मान लो नेट चार्ज क्यू नेट है, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट। यानी गॉस लॉ एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर तुम्हें किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है पता है, और उसकी क्या निकालनी है, फ्लक्स निकालनी है, तो सिंपली क्या कर दो, उस चार्ज को किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से डिवाइड कर दो। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट से, अगर कोई और मीडियम है उसकी परमिटिविटी से, वो के से आ जाएगा। अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते, नोट करो जल्दी और आगे बढ़ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं इस स्लाइड पे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करते हो तो सीधा इसकी स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट प्रूफ ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले प्रूफ भी आ सकता है, तो पहले 2 दिन का काम कम से कम, बिल्कुल बेसिक ही है, प्योरली बोर्ड भी है, प्योरली नीट भी है, जेई भी है, सब कुछ ही है। ओके जल्दी बताओ, हो गया, हो गया जी।
ये जो बेटा सरफेस है ना बेटा, जिसके अंदर नेट चार्ज हो, इसको हम नॉर्मली बेटा बोलना गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ से रिलेटेड जो सरफेस है ना, ऐसा सरफेस जिसके अंदर नेट चार्ज है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज द गॉसियन सरफेस। ये वर्ड भी बार बार यूज होगा ना, गॉसियन सरफेस हो ही जाएगा, तो इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इसको। व्हाट इज गॉस लॉ? ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और कुछ ना है तो ये लिख दो सीधा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट है ही है, नेट चार्ज होना चाहिए। ओके जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑल्सो रिटन एज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ई डॉट डी एस किसके इक्वल हो सकता है? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो सकता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होगी, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होगी। चेंज कर रहा हूं जी, बता दिया मैंने जो गॉस लॉ की स्टेटमेंट में बताना था कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स किसके इक्वल होती है? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैसा चार्ज है? नेट चार्ज। हो गया था नोट? कुछ भी नहीं था, स्टेटमेंट ही बोली थी। ठीक है, स्टेटमेंट ही थी फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे। ओके, क्या बेटा? हाँ, नहीं नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, अभी फ्लक्स इक्वल टू पीछे बता दिया ना कि अगर सरफेसेस के बीच में एंगल हर जगह सेम ना हो तो फ्लक्स को ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। तो ये तो पुराना पिछली स्लाइड्स वाला उठा दिया ना, जो भी बता रहा था, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कॉम्बिनेशन हो गई। ओके जी, ये क्लोज सरफेस है, इसके बीच में कैसा चार्ज पड़ा हुआ है? क्यू। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितनी आनी चाहिए? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहे इसको सेंटर में रख, चाहे साइड पे रख, जहां मर्जी रख, अंदर है ना, फ्लक्स कितनी आएगी? क्यू बाय एप्सिलॉन। सरफेस चाहे सिमेट्रिकल हो, सरफेस चाहे अनसिमेट्रिकल हो, चाहे ये स्फेयर छोटा हो, चाहे ये स्फेयर बड़ा हो, अंदर अगर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स क्या रहनी है? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहनी। वो आपसे बोल देगा ऐसे ऐसे पहले फ्लक्स इतनी आ रही थी, हमने अगर रेडियस डबल कर दिया स्फेयर का तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? बोलो कोई चेंज नहीं आएगा, रेडियस डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज अंदर उतना का उतना पड़ा हुआ है। जल्दी बोलो, बिल्कुल ओके बात। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब शेप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आएंगे, जल्दी जल्दी लिखने और लिख लेना, लिख ही लोगे इतनी देर में जितनी देर में समझा रहा हूँ, लेकिन एक बार सुन लो, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉस लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सुन ही लो। फर्स्ट बात कह रहा है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मैंने बता ही दिया, जिसके अंदर कुछ चार्ज है उसको गॉसियन सरफेस बोल दिया। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। गॉसियन सरफेस जैसा मर्जी हो, जल्दी बोलो, क्लियर है? बताने की जरूरत तो नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। आप शॉर्ट में भी अपना पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, रटने वाला काम तो करना नहीं है ना, शॉर्ट में अपना पॉइंट बना सकते हो। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, यानी नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। बात हो गई है। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड बेटा। हो गया जी? ओके, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड। वो मैंने बोला ही था, जितने मर्जी रख दो, बिल्कुल सेंटर पे रखो, साइड पे रखो, अंदर क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा आंसर। डन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस is due to all the charges present inside as well as outside। ये मान ले कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, पहले 3 पॉइंट जो लिखना से लिख लिया भाई, जो लिखना था शॉर्ट में लिखो, पूरा लिखो। फर्स्ट 3 पॉइंट लिख लिया, चौथे पे आ रहे हैं।
ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर मान ले 3 चार्जेस हैं, 4 ला ले, Q1 Q2 Q3 और Q4 लगा ले, ठीक है। Q5 और Q6 बाहर पड़े हुए हैं। 2 सवाल पूछूंगा। इसकी जो फ्लक्स है, फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स कितनी है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, Q1 Q2 Q3 Q4 पे, बाहर वालों पे नहीं डिपेंड करती। बोलो समझ गए। लेकिन जो इसके सरफेस के ऊपर फील्ड फाइंड करना हो, तो भाई अंदर वालों के कारण भी यहां कुछ फील्ड आएगा, बाहर वाले का भी हो सकता है। जल्दी बोलो मेरी बात फॉलो करके, क्या कहना चाहता है पॉइंट। कहता है अगर फ्लक्स की बात करता तो सिर्फ अंदर जो है उसी पे डिपेंड करता है, फील्ड की बात करता तो फील्ड तो भाई बाहर वाले का भी हो सकता है, अंदर वाले का भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। 4 पॉइंट में जो करना था कर लिया, जो लिखना थी लिख लिया, 4 पॉइंट तक। 5वें में बोला गया इन ए क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। बता दिया मैंने पहले ही, अगर सरफेस क्लोज्ड हो, इनवर्ड फ्लक्स बेटा कैसी माननी है, पॉजिटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव बेटा, इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग नेगेटिव, ठीक है। कौन सा पॉइंट बता दिया, 5वां हो गया। 6वें पॉइंट देखो, 5 पॉइंट तक जो नोट करना था कर लिया। समझना भी है बेटा, सिर्फ नोट नहीं करना, समझना भी है। 5 पॉइंट तक जवाब दो, ओके रिपोर्ट। 6वीं निकाल कर लिए। 6 पॉइंट कह रहा है इन ए गॉसियन सरफेस अगर कहीं पे फ्लक्स 0 है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है ना बेटा। फ्लक्स तो 0, ये थीटा वाले फैक्टर से भी हो सकती है। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं, बोलिया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा खासा है, लेकिन अगर एंगल ही क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, वहां पे फ्लक्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी होते इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गया 0। वो जो पहले डायग्राम नहीं बनाए थे, इतने बड़े में से क्रॉसिंग जा रही थी, कहीं पे 0 भी आ रही थी, कहीं पे, बोलो क्लियर हो गया, समझ लग गया, ओके। तो अभी फ्लक्स फ्लक्स करवाई पड़ी है। क्वेश्चन देख लो, करो करो, नोट कर लो। क्या बेटा, ठीक, हाँ ये लास्ट हो गया, 2-4 क्वेश्चन है बस। लास्ट पॉइंट बेटा, अगर कहीं पर फ्लक्स 0 आ रही है तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। जैसे मैं बता रहा था, ई एक कॉस थीटा है ना, ई तो है, लेकिन ई और ई के बीच में एंगल ही कितना बन गया, 90, तो फ्लक्स 0 आ जाएगा ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है, नंबर पड़ेगा और कॉपी में आएगा ये क्वेश्चन। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू गिवन गॉसियन सरफेस। आंसर देना है तुमने, नंबरिंग के साथ ये क्वेश्चन आएगा कॉपी में। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस। कितना आ गया, 3 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, 4 और 6 -3। तो फ्लक्स किसके इक्वल बेटा, क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। क्यू नेट कितने, 3 × 10⁻⁶। नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा बात है, हम एप्सिलॉन नॉट की क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा, 8.85, 4 × 10⁻12। यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। बाहर वाले दे रखे थे उसने, लेने नहीं सी, फ्लक्स मांगी है उसने, ठीक है, फ्लक्स मांगी है, बाहर वाले की कंट्रीब्यूशन आनी नहीं थी। सिर्फ इसके अंदर जो चार्ज है, बाहर 3 देते हो, 1 2 3, बाहर वालों की कंट्रीब्यूशन लेनी नहीं थी। सिंपल है क्वेश्चन।
ठीक है, वो जो पॉइंट बता रहा था ना बाहर वालों की फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या बेटा? हाँ हाँ, कूलम, वो गलती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। करिए चेंज, कर दिए। रिवाइज पक्का रखना, आज काम नहीं है कुछ भी करने के लिए, मतलब कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, बस अपना जो थ्योरी थ्योरी रिवाइज कर लेना, एक दो दिन बाद फिर दे देंगे इकट्ठे क्वेश्चन करने के लिए। कोई डीपीपी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो। ओके, इस क्वेश्चन पे आओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्या है क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मैं करा रहा हूं। कहते हैं चार्ज क्यू इज प्लेस एट ए डिस्टेंस a by 2 above the center of a horizontal square surface of edge as shown in figure। ये स्क्वायर शीट है। कैसी शीट है? स्क्वायर शीट। साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर शीट की? ए। ते चार्ज हवा च पे आए थे कितना ऊपर? a/2। उसको छोड़ो, पहले देखो ये क्या है, एक क्यूब। ध्यान से सुनना, ये क्या है जी? एक क्यूब, ठीक है। क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर एक क्या पड़ा हुआ है? चार्ज पड़ा हुआ है। क्यूब है, क्लोज सरफेस है, क्लोज है। इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स है वो कितनी आनी है, जल्दी बताओ। क्यूब है, अंदर नेट फ्लक्स कितनी? क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई शक किसी को नहीं। अब ध्यान से सुन, मैंने बोला एग्जैक्टली एट सेंटर, एग्जैक्टली एट सेंटर, तो इससे जो फील्ड लाइन है चारों तरफ निकलनी है, नीचे नु भी गई, ऊपर भी गई, 6 फेसेस में से क्रॉस करती हुई जाएंगी। टोटल फ्लक्स क्यूब है एप्सिलॉन नॉट है, ये पड़ा हुआ बिल्कुल सेंटर पे सिमेट्रिकली, तो जितने भी 6 फेसेस है ना सबसे बराबर बराबर फील्ड लाइंस जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकली पड़ा हुआ है। ये वाला जो स्क्वायर है जितनी इस स्क्वायर से जाएंगी उतनी ऊपर वाले से जाएंगी, क्योंकि सेम ही बढ़ना है, सिमेट्रिकली जाएंगी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स क्यूब है एप्सिलॉन नॉट है। यू हैव टू टेल इन दिस केस व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस। 1/6 बनी बात, क्यूब है। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल ना होता तो टोटल तो क्यूब है एप्सिलॉन नॉट रहती, ईच फेस की आप 1/6 नहीं ले सकते थे। जिसके ये पास होता उसमें से ज्यादा जानी थी, जिससे दूर होता उसमें से कम जानी थी, टोटल चाहे क्यूब है एप्सिलॉन नॉट ही आता। चलिए बोलो, पॉइंट फॉलो किया। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्लियर है, एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसमें इसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अपन एक क्लियर किया हुआ है, ये जो स्क्वायर है अगर मैं इमेजिन कर लूं कि ये एक क्यूब है, तो इसकी साइड कितनी है? ए, और ये कहां पड़ा हुआ है? a/2 पर, सेंटर से a/2 क्लियर बोला हुआ है। स्क्वायर सर्फेस एज ऑफ क्यू इज प्लेस एट ए डिस्टेंस a/2 अबव द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, तो बिल्कुल सिमेट्रिकली पड़ा हुआ है। जल्दी बता दो, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स आनी चाहिए वो 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जवाब दे दो। समझ लग गया? जैसे एक दिन मैंने फर्स्ट टाइम कराया कि नीचे mg ऊपर QE, QE ने mg को बैलेंस कर रखा है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। अब उसी से चेंज हो के कई बार क्वेश्चन आता रहा, ऐसे ही एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है। जैसी फ्लक्स आएगा, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ओके, हमने नंबरिंग के साथ दे दिया, कभी वैल्यू के साथ आ जाएगा, कभी ऐसे। क्वेश्चन क्लियर है? अब तक तो फ्लक्स हिलनी शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी टॉपिक पता लगना शुरू हो गया। ओके, अब इसका आंसर आ गया Q डिवाइडेड बाय
1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक नोट हो गया ये, ठीक है। कुछ गला शॉर्ट से भी नोट करी चलो, अपना नंबर पाई चलो, क्वेश्चन ये करना ही करना है, शॉर्ट में भी कर चलो। ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पेज नंबर मेरे ख्याल से 37 पर है, ठीक है। इसलिए इसकी नंबरिंग नहीं थी, मॉड्यूल में ही है। सॉल्व एग्जाम्पल में से सॉल्व इतने लाया करूंगा मैं। क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन है बस, एक ए है एक अगला है, बस फिर खत्म, छोटे छोटे। कहता है आर्बिट्रेरी सरफेस एनक्लोजेज अ डायपोल। एक आर्बिट्रेरी सरफेस एनक्लोजेज अ डायपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो इसका आंसर क्या है? डायपोल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, सेम साइन दे होंगे। और अगर अंदर एक डायपोल रख दिया तो नेट चार्ज तो कितना आ गया? 0। फ्लक्स कितनी आ गई? 0। जल्दी बोले ओके। अब तभी तो नेट 0 आ रहा है ना, सेम साइन बोल दिया था, ऑपोजिट। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम, साइन क्या है? ऑपोजिट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन डाल देगा अ क्लोज सरफेस एनक्लोजेस 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैविंग डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की वैल्यू दे देगा 4p एंड p, जो मर्जी दे जाए। जब दो डायपोल है तो दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव है, आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। जो चार्ज ही नहीं अंदर तो फ्लक्स क्या आएगी? 0 आएगी। जल्दी बोले ओके रिपोर्ट कि नहीं? ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या आना था? 0 आना था। बोलो बोलो, क्लियर है? ये भी आपके मॉड्यूल का क्या है? क्वेश्चन है। अब ये एनसीईआरटी वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये आपके पेज 37 पर है। साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर से एक क्या पड़ा हुआ है? चार्ज पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू भी क्या दे रखी है? जल्दी बोले ओके रिपोर्ट कि नहीं? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? क्या आंसर देना है इसका? 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बस चेक कर लेना है कि वो सेंटर वाली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। क्वेश्चन जे ए जड़ा क्वेश्चन आया वो सेंटर वाली गल नहीं करेगा, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं है। अगर थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल कर दिया फिर ये निकलना ही नहीं है, फिर स्क्वायर स्क्वायर नहीं निकाल सकते, फिर होर तरह के क्वेश्चन आने। जे ए क्वेश्चन आया तो फिर तो सिमेट्रिकल ही आओगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर 37 पर है। तो इसको बढ़िया तरीके से, मतलब जितना काम कराया है बेटा अपनी कॉपी रिवाइज कर लेना। और मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन करने भी क्या है, यहाँ पे करा ही दिए मैंने, ठीक है। मॉड्यूल थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, आज काम नहीं है, कल मिलेगा काम, जो भी हो। चलो।